हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और हम कवर कर रहे हैं बायोलॉजी के 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। ये बायोलॉजी का आपका लास्ट लेक्चर है जिसमें आपके जितने भी बचे कुचे टॉपिक्स हैं वो हम कवर करने वाले हैं। ये जो आपको बायोलॉजी के लेक्चर्स मिल रहे हैं ये HP की NT की सारथी सीरीज चल रही है, उसी के कंटिन्यूटी में आपको ये सारे लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। अगर आपको इन लेक्चर्स की PDF चाहिए तो आप O2IS एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर एक NT का कोर्स मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक्स से। आज की क्लास में हम कुछ चीज़ें कवर करेंगे जो बचे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि जब लाइफ ओरिजिनेट हो रही थी तो उस टाइम पे अलग अलग थ्योरीज आई थी, उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे, क्योंकि कई बार आपसे डायरेक्टली थ्योरी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देन इज एवोल्यूशन क्या होते हैं, उसके क्या एविडेंसेस हैं, हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या डाइवर्सिटी है प्लांट की, एनिमल्स की, उनको उस बेस पे कैसे क्लासीफाई किया हुआ है, और कुछ हम यहाँ पर डिजीजेस कवर करेंगे, उनके कॉज हो गए, देन इज उनके क्या क्या सिम्टम्स हैं, ये सब चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ। देखो, जब लाइफ ओरिजिन कर रही थी तो सबसे पहले हमारे पास क्या एविडेंस था कि लाइफ ओरिजिनेट हो रही है, या फिर कौन कौन से साइंटिस्ट ने आके ये बताया कि भाई हाँ, अलग अलग थ्योरीज दी कि लाइफ ओरिजिनेट कर रही है। तो सबसे पहली थ्योरी है आपकी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। आपने इन सारी थ्योरीज के बारे में बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रखनी है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये कहती है कि ये जो भी लाइफ बनाई गई है ये भगवान ने क्रिएट करी है। ठीक है, जैसे आपके हिंदू माइथोलॉजी के अंदर आप देखते हो कि जो ब्रह्मा है उन्होंने ये संसार बनाया है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के अंदर। अब लाइफ को लेके जो साइंटिस्ट्स वर्क कर रहे थे उस टाइम पे सबसे पहली एक थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इस थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस भी कहते हैं। देखो, आपको कहीं भी अगर वर्ड मिल जाए बायो, इसका मतलब ये रिलेटेड है लिविंग से। अब इस बायो के आगे अगर ए लग जाए दैट मीन्स ये क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, क्या है, नॉन लिविंग। तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब कि जो लाइफ है ऐसे ही जनरेट होगी, स्पॉन्टेनियसली जनरेट होगी। तो ए बायोजेनेसिस वाली थ्योरी ये कहती है कि फॉर एग्जाम्पल कोई नॉन लिविंग चीज़ है, ठीक है, कोई नॉन लिविंग चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल एक इसको करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे खाना रख दिया और ये खाना नॉन लिविंग था। अब थोड़ी देर बाद इस जार के अंदर मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे पेस्ट वगैरह आ गए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर रैट्स आ गए। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने ये बोला कि जो नॉन लिविंग चीज़ है ना, ये खाना है, ये नॉन लिविंग चीज़ है, इससे यहाँ पर लाइफ जनरेट हो रही है, ये रैट्स आ गए यहाँ पे। तो ये जो थ्योरी है इसको हम थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहते हैं, या फिर थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस कहते हैं, कि जो लिविंग है वो नॉन लिविंग से एग्जिस्ट करी है। इसके लिए ऐसा ही एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था, लेकिन ये वाली थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो तो खाना था, उसको देखकर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए उस खाने को खाने आए थे। ठीक है, तो ये वाली जो थ्योरी है उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, और लुईस पैस्चर ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करे, उनमें से एक साइंटिस्ट थे लुईस पैस्चर। तो लुईस पैस्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम कहते हैं स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने क्या किया, एक वेसल सी ली। ठीक है, उस वेसल का स्वैन टाइप नेक था, मतलब उसका जो नेक था बहुत ही ऐसे स्वैन शेप का नेक था। तो उन्होंने क्या किया, इस वेसल के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज रख दी जो कि माइक्रोब्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल थी। ठीक है, तो जब इस स्वैन नेक को ऊपर से बंद किया हुआ था तो उस टाइम पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहां पर नहीं आए, लेकिन जैसे ही इसके नेक को ब्रेक कर दिया उस टाइम पे यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर एंटर कर गए। ठीक है, तो जो लुईस पैस्चर का स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने ये बताया कि ये जो आपने बताया ना कि नॉन लिविंग से लिविंग आ रहा है, खाने के ऊपर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए तो उससे लाइफ जनरेट हुई, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ अगर जब तक ये स्वैन नेक बंद था तब तक यहाँ पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आया था,
है ना। तो दैट मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको खाने के लिए कोई चीजें चाहिए होती हैं, इसीलिए वो उस खाने के ऊपर आते हैं। तो इस स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट के अंदर लुईस पैस्चर ने ये प्रूव कर दिया कि जो लाइफ है वो सिर्फ लिविंग से ही आई है, वो नॉन लिविंग से नहीं आती है। ये नहीं कह सकते कि लिविंग से आई है, उन्होंने ये चीज़ डिसअप्रूव कर दी कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग चीज़ों से नहीं आती है। ठीक है, बाकी आपको इस एक्सपेरिमेंट के डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे उन्होंने यहाँ पर न्यूट्रिएंट ब्रॉथ रखा था, पहले उस ब्रॉथ को उन्होंने बॉयल किया ताकि इसके अंदर जितने भी स्पोर्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो स्पोर्स होते हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक तरह से पैदा होते हैं, तो उन सारे स्पोर्स यहाँ पर वो किल हो गए थे क्योंकि इसको हीट किया था, और अल्टीमेटली क्योंकि ये नेक बंद था तो यहाँ पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं किया। लेकिन जैसे ही इस नेक को ब्रेक किया वैसे ही इन्वायरमेंट के अंदर जो स्पोर्स थे वो इस न्यूट्रिएंट ब्रोथ के कांटेक्ट में आए और इन्होंने यहाँ पर ग्रो करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ये प्रूव हो गई कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग चीजों से नहीं आई है। एक और थ्योरी थी आपकी जिसका नाम है कॉस्मोजोइक थ्योरी या फिर पैनस्पर्मिया। उन्होंने बोला, ये थ्योरी बोलती है कि हमारे यूनिवर्स के अंदर ऐसे कुछ स्पोर्स प्रेजेंट थे पहले से ही, ठीक है, और उन स्पोर्स से लाइफ ओरिजिनेट की है। पैनस्पर्मिया इसको ऐसे इसलिए कह रहे हैं कि जो एक तरह से स्पर्म्स होते हैं वो भी एक जर्म सेल होती है जहां से लाइफ आगे यू कैन से जहां से लाइफ आगे कंटिन्यू करती है। अब नेक्स्ट थ्योरी थी हमारी थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। ये जो थ्योरी है ये आज इस टाइम पर मानी जाती है ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए। अब ये केमिकल एवोल्यूशन वाली थ्योरी कहती क्या है? ये थ्योरी ये कहती है कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कुछ ऐसी पर्टिकुलर गैसेस थी जिस टाइम पे हमारा पुराना इन्वायरमेंट जैसे 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 हमारा यूनिवर्स बना, फिर अर्थ बनी, है ना, ऐसे ऐसे हमारे अर्थ के ऊपर ओशंस बने, ये सारी चीज़ें आप ज्योग्राफी में आपने कवर कर ली होंगी। तो उस टाइम पे हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कुछ ऐसी गैसेस प्रेजेंट थी। अब उस गैसेस के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी आके स्पार्क करेगी तो वो जो गैसेस हैं वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना लेंगे, और वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से ही लाइफ ने एग्जिस्ट किया है। क्योंकि आपको पता होगा कि अल्टीमेटली जो हमारी सेल होती है उसकी वो बनी किससे होती है? इन सारी चीज़ों से ही बनी होती है, न्यूट्रिएंट्स से बनी होती है, जैसे प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, है ना, इन सब चीज़ों से ही बनी होती है। तो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि ये है क्या? ये बेसिकली कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि एटम्स से मिलकर बने हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो वहां पे कार्बन पे NH3 अमोनिया ग्रुप लगा होता है, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, एक तरफ H लगा होता है और एक तरफ कार्बन की कोई ना कोई चेन हो सकती है। तो ये प्रोटीन और ये सारी चीजें इन कंपाउंड्स से ही तो मिलकर बनी है। और ये कंपाउंड्स कैसे बने? ये उस टाइम पे हमारे इन्वायरमेंट में जो अलग अलग गैसेस एग्जिस्ट करती थी उनका एक तरह से स्पार्क हुआ और उन्होंने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना लिए। ये थ्योरी है थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन को हम ऑपरेन हेल्डेन हाइपोथेसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये जो थ्योरी है ये किसने दी थी? ऑपरेन और हेल्डेन ने दी थी। लेकिन इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया? तो वो मिलर एंड यूरे ने प्रूव किया। इसको हम कहते हैं मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट जो है उन्होंने यही चीज चेक करने के लिए कि हमारे उस टाइम पे इन्वायरमेंट में क्या क्या गैसेस थी, अगर मैं उन गैसेस को स्पार्क करवाऊं तो ये जो आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दिख रहा है ना, ये किसका एक्सपेरिमेंट है? मिलर एंड यूरे का एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने क्या किया, एक ऐसे सिस्टम सा क्रिएट किया, यहाँ पर बॉइलिंग वाटर है तो यहाँ पे कुछ वेपर्स आएंगे और अल्टीमेटली ये एक चैम्बर है जिसके अंदर अलग अलग गैसेस हैं जो उस टाइम पे हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती थी। फिर इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके, इलेक्ट्रोड्स प्रोवाइड करके यहाँ पर बहुत बड़ी स्पार्क क्रिएट करी। स्पार्क मतलब हमारे उस टाइम के इन्वायरमेंट में अगर कोई लाइटनिंग वगैरह हुई होगी तो उस टाइम पे जो भी गैसेस थी यहाँ पर, तो बाद में जो इन्होंने कंपाउंड्स देखे, जो वाटर के अंदर इनको कंपाउंड्स मिले तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। और हमें पता है कि जो प्रोटीन्स वगैरह ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, है ना। तो ऐसे जो लाइफ है थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन के द्वारा बनी है। आपने इसमें बस इतना याद रखना है कि थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन ऑपरेन और हेल्डेन ने दी थी, लेकिन प्रूव इसको किसने किया था? मिलर एंड यूरे ने। कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू? उनका फेमस एक्सपेरिमेंट है मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, जो आपको यहां पर दिखाया गया है। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए आपने कुछ और चीजें याद रखनी है, जैसे कि सिंपल सी ऐसे टर्म्स याद रखनी है कि सबसे पहले हमारा जो यूनिवर्स है वो 20 बिलियन ईयर्स अगो
ओरिजिनेट हुआ था। देन इज अर्थ हमारी 4.5 बिलियन ईयर अगो बनी थी। देन इज फर्स्ट लाइफ के साइन हमें कब दिखे थे? 4 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, ये जो लाइफ बन रही है, सेल्स बन रही हैं, वो कब दिखे थे हमें? 4 बिलियन ईयर अगो। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने थे, मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, जो आपका डाइट वाला चैप्टर था उसके अंदर मैंने आपको कवर किए हुए हैं। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स सिंगल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो फर्स्ट टाइम कब एग्जिस्ट करे? 3 बिलियन ईयर्स अगो। देन इज फर्स्ट सेल कब ओरिजिनेट किया था? 2 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये कुछ चीजें आपने ओरिजिन ऑफ लाइफ के द्वारा रिगार्डिंग आपने याद रखनी है। अब हमारी कुछ और टर्म्स हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के बाद, जैसे एवोल्यूशन आया, तो कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली है आपकी हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है कि एक पेरेंट है, उस पेरेंट से उसका जो बच्चे होंगे, ऑफ कोर्स जो डॉटर और सन होगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ उस पेरेंट के कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, आपको कैसे पता चलता है कि ये जो बच्चा है इनका है? तो उसकी कोई ना कोई ऐसी चीज है जो उनके पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करती है। तो हेरिडिटी का मतलब यही होता है कि पेरेंट्स से जो डॉटर है या फिर सन है, उसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स जा रहे हैं, उस चीज को या फिर उस फिनोमिना को हम कहते हैं हेरिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है आपकी वेरिएशन। अब देखो, जो भी बच्चा एक तरह से प्रोजेनी आती है, पेरेंट्स के आगे जो भी प्रोजेनी आती है, वो कई बार ऐसा हम देखते हैं कि वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट जैसी नहीं दिखती है। उनके अंदर अलग अलग कुछ फीचर्स मदर के होते हैं, कुछ फीचर उनके फादर के होते हैं, अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो जब भी ये हेरिडिटी का फिनोमिना हो रहा है और उस हेरिडिटी के फिनोमिना में कोई भी अगर ऐसे चेंजेस आएंगे, तो उस चेंज को हम कहते हैं वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि अगर एक पेरेंट है जिसकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक थी, लेकिन उसके बाद इनके जो प्रोजेनी है आगे, उनके अंदर हेरिडिटी होके इनके पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आए, लेकिन हेरिडिटी तो होगी यहाँ पे, लेकिन अगर उस बच्चे के अंदर उसकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग हो जाए, दैट मीन्स उनके पेरेंट्स के जीन्स के अंदर कोई ना कोई ऐसे चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से उनके पेरेंट में से सारे कैरेक्टर्स उसके बच्चे में नहीं आए हैं। उन चेंजेस को हम कहते हैं वेरिएशन। तो आई होप आपको वेरिएशन समझ में आया होगा। तीसरी चीज है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है कि हमारे पूरे इस वर्ल्ड के अंदर बहुत टाइम से ऐसी अलग अलग चीजें हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो चेंज होती आ रही है। जैसे कि अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, तो वो कैसे एवोल्यूशन हुआ है उनका, तो उनके अलग अलग चेंजेस थे जो उनके अंदर बहुत लंबे पीरियड तक होते चले गए। तो उस सीक्वेंस, ग्रेजुअल सीक्वेंस ऑफ चेंजेस को जो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं और अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अब आ चुके हैं, इम्बाइब कर चुके हैं, इस चीज को हम कहते हैं एवोल्यूशन। अब हम बात करते हैं कि जो भी एवोल्यूशन हुआ है, दैट मीन्स पूरे बहुत टाइम पीरियड के टाइम पे जो जो भी अलग अलग चेंजेस हुए हैं वो हमें पता कैसे चले हैं, उसका क्या एविडेंस है। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, पर कई बार इन चीज़ों में से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले फॉसिल्स क्या होते हैं। देखो, जो भी प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाते हैं तो वो एक तरह से सॉइल में दब जाते हैं और धीरे धीरे उनके ऊपर और लेयर्स बनती रहती हैं सॉइल की। ठीक है, जब वो पूरे नीचे चले जाते हैं, डेप्थ में चले जाते हैं, लेयर्स में चले जाते हैं, तो उस टाइम पे वो इतने ज़्यादा डिग्रेड हो जाते हैं और अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फॉसिल्स हैं क्या? डेड रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट गॉट बरीड अंडर अर्थ ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ठीक है, तो ये है आपके फॉसिल्स। अब उन फॉसिल्स में से अलग अलग, कई बार जब फॉसिल्स को जांच पड़ताल करते हैं जब उसकी, तो उस टाइम पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अलग अलग नीचे लेयर्स के नीचे से मिले हैं। जैसे आर्कियोटेरिक्स, जो आर्कियोटेरिक्स है, ये एक फॉसिल मिला था जिसके अंदर ये पाया गया कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर बर्ड्स जैसे फीचर भी हैं। बर्ड्स के फीचर क्या होते हैं कि वो उड़ सकते हैं, और इनके अंदर रेप्टाइल्स के फीचर्स भी हैं। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? जो नीचे आपके टेरेस्ट्रियल लैंड ऑर्गेनिज्म होते हैं, बेसिकली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो धरती पर चलते हैं, तो वो उड़ नहीं सकते। लेकिन इन रेप्टाइल्स के एवोल्यूशन के बाद ही
एक तरह से एव्स बनी थी, मतलब कि जो उड़ने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेप्टाइल्स के एवोल्यूशन के बाद ही बने थे। तो जो आर्कियोटेरिक्स है इसका फॉसिल्स पाया गया और इस फॉसिल में हमने ये देखा कि आर्कियोटेरिक्स के अंदर तो दोनों के फीचर्स हैं, बर्ड्स के भी हैं और रेप्टाइल्स के भी हैं। दैट मीन्स जिस टाइम पे रेप्टाइल्स एवोल्यूशन कर रहे थे और अल्टीमेटली बर्ड में कन्वर्ट हुए, उस टाइम पे बीच के भी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे जरूर बने होंगे, तो उनमें से एक ऑर्गेनिज्म है आर्कियोटेरिक्स। तो आर्कियोटेरिक्स से हमें पता चला कि हाँ एवोल्यूशन हुआ है। देन इज अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे होमोलोगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन। ये तीनों चीजें हमें बताते हैं कि एवोल्यूशन हुई है। ये ऑर्गन्स के बारे में कई बार इनकी डेफिनेशंस आपसे पूछ ली जाती हैं। देखो, एनालॉगस ऑर्गन का मतलब ये होता है कि दो ऑर्गेनिज्म है और उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ना कुछ ऑर्गन्स होंगे उनके, है ना। इन ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम नहीं है, लेकिन वो दोनों सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बर्ड्स और इंसेक्ट्स की बात करूं, इन दोनों में कॉमन चीज क्या है कि बर्ड्स भी उड़ सकती हैं और इंसेक्ट्स भी उड़ सकती हैं। लेकिन अगर मैं उन्हीं के उड़ने वाले स्ट्रक्चर्स की बात करूं जिनसे वो उड़ रहे हैं, तो दोनों के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, जैसे बर्ड्स के 4 लिम्स वगैरह हो गए जिससे ये उड़ते हैं, तो इंसेक्ट्स के ऐसे 4 लिम्स वगैरह नहीं हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि दोनों सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन दोनों के सेम स्ट्रक्चर्स नहीं हैं। तो आपने एनालॉगस ऑर्गन्स में बस इतना याद रखना है कि ऐसे ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है और वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स की। होमोलोगस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, मतलब जो भी आपने एनालॉगस ऑर्गन पढ़ा ना, उसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या हो जाएगा, होमोलोगस ऑर्गन। दैट मीन्स उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ह्यूमन के 4 लिम्स की बात करूं, ह्यूमन के 4 लिम्स जैसे हमारी आर्म्स वगैरह हो गई, है ना, और दूसरी तरफ काऊ के 4 लिम्स की बात करूं, तो हमारे 4 लिम्स किस लिए यूज होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए। लेकिन जो काऊ है उसके 4 लिम्स अलग अलग एक्टिविटीज नहीं कर सकते, उसके जो आगे वाली लेग्स हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज नहीं कर सकती। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल बताऊं कि हमारी जो 4 लिम्स है वो एक तरह से एक्टिविटीज करने में, काम करने में यूज हो रहे हैं। ऐसे ही जो वेल्स हैं, तो वेल्स भी तो मैमल्स हैं, तो उनके भी 4 लिम्स होते हैं, लेकिन उनके 4 लिम्स एक तरह से फ्लिपर्स की तरह यूज होते हैं, उनको स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं वो। तो आप यहां पर देख सकते हो कि दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। नेक्स्ट है वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऐसा ऑर्गन था जो उस ऑर्गेनिज्म ने क्योंकि यूज नहीं किया, तो इसीलिए वो जो ऑर्गन है वो एक तरह से डिसअपीयर हो गया। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है जिसका पहले बहुत ज्यादा यूज था, लेकिन जैसे जैसे इस ऑर्गेनिज्म की अलग अलग एक्टिविटीज होती गई, इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज होती गई, तो उसने इस ऑर्गन का यूज करना बंद कर दिया, और इसीलिए ये ऑर्गन अब रहे चाहे ना रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको इसको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे ह्यूमंस के अंदर जो अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बताया था कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका जो सीकम वाला पोर्शन होता है, सीकम वाले पोर्शन में एक ऐसे आउटग्रोथ सी बनी होती है। जिस टाइम पे ह्यूमंस हंटिंग करते थे उस टाइम पे इस अपेंडिक्स का बहुत ज्यादा काम था, वो एक तरह से अलग अलग चीजों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती थी। लेकिन अब आप देख सकते हो कि ह्यूमंस हंटिंग करने तो जाते नहीं है और वो रॉ चीजें भी इतनी कम खाते हैं, तो इस वजह से इस अपेंडिक्स का जो यूज है वो एक तरह से बहुत ज्यादा कम हो गया है, या फिर इसका कोई यूज है ही नहीं एक तरह से अभी। ठीक है, तो जो अपेंडिक्स है ह्यूमंस के अंदर वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन बन चुकी है। दैट मीन्स अगर ये बॉडी में है चाहे नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ह्यूमन को कोई लॉस नहीं होगा। जैसे मैं अलग ऑर्गन्स की बात करूं, अगर एक ह्यूमन में हार्ट प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है एक तरह से, हार्ट ऑफ कोर्स प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हार्ट निकाल दिया जाए तो क्या वो ह्यूमन चलेगा, क्या वो काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं अपेंडिक्स की बात करूं तो अगर उस ह्यूमन के अंदर अपेंडिक्स है चाहे नहीं है तब भी वो ह्यूमन काम कर पाएगा। आई होप आपको वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट एविडेंस है एवोल्यूशन का बायोजेनेटिक लॉ। जो बायोजेनेटिक लॉ है, सबसे पहली बात तो ये दिया था अर्नस्ट हैक्कल ने। अर्नस्ट हैक्कल ने ये लॉ दिया था और उन्होंने ये बोला था कि
ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। अब इसका मतलब क्या है, आपने इसकी डिटेल में नहीं जाना, बस आपने इतना याद रखना है कि ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, इसको हम बायोजेनेटिक लॉ कहते हैं और ये अर्न्स्ट हैकेल ने दिया था। आपको मैं सिंपल सी टर्म्स में इसके बारे में बता देती हूँ कि ये लॉ कहता क्या है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि बायोजेनेटिक लॉ होता क्या है। देखो, बायोजेनेटिक लॉ मैंने बताया कि अर्न्स्ट हैकेल ने दिया था और ये लॉ ये कहता है कि ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब होता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि जो हमारी एवोल्यूशन, जहां से भी हमारी एवोल्यूशन होके हम यहां तक आए हैं, तो वो एक तरह से ऑन्टोजेनी दिखाता है। ऑन्टोजेनी का मतलब होता है जो भी हमारी एक तरह से ऑर्गन्स की डेवलपमेंट हुई है। जैसे भी जो एम्ब्रियो है, एक तरह से जब उसने डेवलप होके एक पूरा ह्यूमन बनाया था, तो उसको हम उसके जितने भी फीचर्स हैं, उसके जितने भी एनाटॉमिकल फीचर हैं, उसको हम कहते हैं ऑन्टोजेनी। तो उसने ये बोला कि जब एक एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था, तो उस टाइम पे ये पूरी की पूरी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिपीट करेगा। अब हमें पता है कि जो एम्ब्रियो है वो कहाँ पर डेवलप होता है, वो मदर के वूम में डेवलप होता है। कहाँ पे डेवलप होता है, मदर के वूम में। अब मदर के वूम में जब एक ये पूरा ऑर्गेनिज्म बना, एक पूरा ह्यूमन बना, उससे पहले जो इसकी अलग अलग शेप्स बनी, वो शेप दिखाती है कि इस एक टाइम पे ये ह्यूमन कभी ऐसा भी एग्जिस्ट करता था। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हो कि हर एक ऑर्गेनिज्म का जो एम्ब्रियो है एक तरह से सिमिलर ही दिख रहा है। तो जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चिक, हॉग, ये सारे जितने भी हैं, ये सारे एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री दिखा रहे हैं अपने एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बस आपने इतना याद रखना है कि बायोजेनेटिक लॉ ये कहता है कि ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। दैट मीन्स जितने भी यहाँ पर ऑर्गन डेवलपमेंट हो रहे हैं, या फिर जितने भी यहाँ पे एनाटॉमिकल फीचर्स की डेवलपमेंट हो रही है, वो एक तरह से एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिपीट कर रही है। और ये किसने दिया था, अर्न्स्ट हैकेल ने दिया था। ठीक है, इसके अंदर एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी किया। एम्ब्रियोलॉजी मतलब कि एम्ब्रियोस के बारे में स्टडी करना, तो इस बायोजेनेटिक लॉ के अंदर एम्ब्रियोलॉजी करी जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हम एवोल्यूशन के लिए, कि एवोल्यूशन हुआ है, मैंने आपको अलग अलग एविडेंसेस बता दिए कि हाँ ये चीजें शो करती हैं कि एवोल्यूशन हुआ है। तो इसको स्टडी करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपनी थ्योरीज दी कि एवोल्यूशन ऐसे होता है, ऐसे होता है। इसमें से एक थ्योरी है लैमार्क की थ्योरी, जिसको हम लैंडमार्किज्म भी कहते हैं। ठीक है, ये थ्योरी को हम यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स भी कहते हैं। ये थ्योरी ये कहती है कि अगर एक कोई ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल अगर मैं जिराफ की बात करूं, तो पहले जिराफ की जो गर्दन है वो इतनी लंबी नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, जब इसने खाना ये खाने लगा, तो उस टाइम पे जितना भी खाना नीचे ग्रासलैंड्स पे था वो सारा खत्म हो गया। और जैसे ही ये खत्म हो गया, तो इसने अपने सर्वाइवल के लिए जो पेड़ों के ऊपर जो ब्रांचेस थी, जो पेड़ों के ऊपर पत्ते थे, उसको खाना शुरू कर दिया। जब ये इसको खाना शुरू करेगा, तो क्योंकि इसकी गर्दन तो इतनी लंबी नहीं है या फिर इसकी इतनी हाइट नहीं है, तो धीरे धीरे इसने अपने सर्वाइवल के लिए वो खाना किसी ना किसी तरह से खाना शुरू कर दिया। ठीक है, अपने आप को ऊंचा करके, हाइट लंबी करके इसने खाना खाना शुरू कर दिया। और जैसे ही धीरे धीरे इसके अंदर इसके जो फीचर्स हैं, इसके जो अंदर जीन्स हैं, उसके अंदर एवोल्यूशन होती गई, वैसे वैसे इस जिराफ की गर्दन जो है बहुत लंबे टाइम तक लंबी होने लग गई। तो लैमार्क ने ये बोला कि जैसे जैसे हम किसी ऑर्गन को यूज करते जाएंगे, वो ज्यादा डेवलप हो जाएगा, और जैसे जैसे जिस ऑर्गन को हम यूज नहीं करेंगे, तो वो एक तरह से वेस्टिजियल हो जाएगा। दैट मीन्स अगर वो प्रेजेंट है, नहीं भी प्रेजेंट है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने बस इतनी सी चीज याद रखनी है कि लैंडमार्क ने यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन की थ्योरी बोली थी। जैसे जैसे हम ऑर्गन्स को यूज करते रहेंगे, वो डेवलप होते रहेंगे, और जैसे जैसे नहीं यूज करेंगे, वो डेवलप नहीं होंगे। एक और चीज इन्होंने बताई कि जो भी यहां पर एवोल्यूशन हो रही है, वो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही है? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब देखो, आपके दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, एक होता है इनहेरिटेड कैरेक्टर्स और एक होता है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इनहेरिटेड कैरेक्टर्स का मतलब है ऐसे कैरेक्टर्स जो आपने अपने पेरेंट्स से लिए हैं। ठीक है, एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब होता है कि आपने ये जीन्स के द्वारा नहीं लिए हैं, ये आपने आसपास वाले इन्वायरमेंट से एक्वायर किए हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे जो विमेन्स होती हैं वो पियर्सिंग करवाती हैं, है ना, तो वो जो कैरेक्टर है वो एक तरह से एक्वायर्ड कैरेक्टर है, मतलब बाहर के इन्वायरमेंट में आने के बाद हमने वो पियर्सिंग करवाई है। अब ऐसे तो हर विमेन ही पियर्सिंग करवाती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि जब भी उनके कोई गर्ल पैदा होगी तो उसके ऑलरेडी पियर्सिंग रहेगी, ठीक है। तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। तो लिनमार्क ने ये बोला कि जो भी यहाँ पर इनहेरिटेंस हो रही है और जो भी एवोल्यूशन हो रही है वो इस वजह से हो रही है क्योंकि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आगे से आगे पास ऑन हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट हैं वो गलत हो गए, क्योंकि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कभी भी आगे पास ऑन नहीं होते, जैसे मैंने आपको पियर्सिंग का एग्जाम्पल दिया। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है इसका कि एक साइंटिस्ट ने क्या किया, एक बेसिकली रैट था, उसकी जो भी टेल थी उसने क्या किया, जब भी कोई नया रैट पैदा होता तो उसने उसकी टेल काटनी शुरू कर दी। ऐसे ही जब भी नेक्स्ट जनरेशन आती फिर उसकी टेल काट दी। दैट मीन्स उसने एक तरह से वो कैरेक्टर एक्वायर कर लिया, अपनी पूरी जिंदगी उसकी जो टेल है वो कट रही। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही नई प्रोजेनी आएगी तो उसके अंदर भी जो टेल है वो हमेशा कटी रहेगी। तो यहाँ पर ये साइंटिस्ट गलत हो गए और इसीलिए इनकी थ्योरी को नहीं माना जाता। अब नेक्स्ट जो एवोल्यूशन की थ्योरी दी वो दी डार्विन ने। डार्विन की थ्योरी को बेसिकली हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं, और इस थ्योरी को उन्होंने अपनी एक बुक के अंदर लिखा जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। कि जो स्पीशीज हैं वो एक तरह से अलग अलग है ना, स्पीशीज बन जाती हैं। जैसे अगर मैं ब्रीड्स की बात करूं तो डॉग्स के अंदर ही अलग अलग ब्रीड्स होती हैं, तो वो ब्रीड्स बनी कैसे, ठीक है। तो ऐसी कुछ एक तरह से पॉइंट्स जो हैं वो डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो उनकी बुक थी उसके अंदर लिखे। वो थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। ये कई बार आपसे पूछा जाता है कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसकी थ्योरी है या फिर ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसकी बुक है, इसके अंदर किस चीज के बारे में लिखा गया, ये आपसे पूछ लिया जाता है। देखो, अब डार्विन की थ्योरी ये कहती है कि अगर मैं मान लो कोई यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है, अब उन ऑर्गेनिज्म को एक तरह से खाना खाना पड़ेगा, अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ खाना खाना पड़ेगा। तो जो भी ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर खाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, और उस स्ट्रगल के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म जीत जाता है तो वो आगे से आगे डेवलप होता रहता है, उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो आगे से आगे पास ऑन होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जिस ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाया, जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर सर्वाइव नहीं किया, वो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। मैंने ये बोला आपको, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अलग अलग हाइट थी, ये और कोई ऑर्गेनिज्म मैंने ले लिया यहाँ पर इनकी अलग अलग हाइट थी। अब क्योंकि नीचे यहाँ पर ग्रासलैंड पे कोई भी खाना नहीं बचा है, तो यहाँ पर जो भी इस खाने को खा पाएगा जो कि एक पर्टिकुलर हाइट पे है, सिर्फ वही खा पाएगा, वही सर्वाइव कर पाएगा। दैट मीन्स इन्होंने अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, ये सर्वाइव कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये अडेप्ट कर रहे हैं वैसे वैसे इनके अंदर वेरिएशंस आती जा रही हैं, और वो वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती जा रही हैं, ठीक है। इसीलिए इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी प्रोजेनी आती जाएगी, क्योंकि इसके अंदर वेरिएशन आ गई है, ठीक है, तो ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होती रहेगी, और ये जो ऑर्गेनिज्म है लंबी हाइट वाला, ये सर्वाइव कर जाएगा, और जो भी छोटी हाइट वाले हैं क्योंकि वो खाना खा नहीं पाएंगे इसीलिए वो इस इन्वायरमेंट से एलिमिनेट हो जाएंगे। इस थ्योरी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। दैट मीन्स आपको नेचर ने सिलेक्ट किया है कि आप सर्वाइव कर पाओगे या नहीं, ठीक है। आपकी भी स्ट्रगल मायने रखती है यहाँ पर, कि नेचर ये था कि यहाँ पर जो खाना है वो किसी न किसी हाइट पर प्रेजेंट था, तो नेचर ने आपको वेरिएशन लाने के लिए मजबूर कर दिया, और वो वेरिएशन बहुत लंबे टाइम तक अगर आपकी प्रोजेनी में आ जाएंगी तो एक तरह से यहाँ पर एवोल्यूशन हो जाएगी। तो डार्विन ने ये थ्योरी दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फेवरेबल कैरेक्टर्स जो हैं, जो इन्होंने कैरेक्टर्स यूज करे हैं वो फेवरेबल रहेंगे, और वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाएंगे। ऐसे ही जैसे जैसे नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते गए तो एक तरह से बहुत ज़्यादा एक न्यू कैरेक्टर्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे और एक नई ही स्पीशीज़ बन जाएगी। जैसे आप यहाँ पर एक नई स्पीशीज़ देख सकते हो जिसकी लॉन्ग लेग्स हैं, पहले इनकी लॉन्ग लेग्स नहीं थी, या फिर इनके अंदर कुछ ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनकी लॉन्ग लेग्स थी। आई होप आपको यहाँ पर डार्विन थ्योरी के बारे में समझ में आया होगा। अब जो भी एवोल्यूशन हो रही है उसके कोई ना कोई फीचर्स होते हैं, ठीक है। वो क्या फीचर्स हैं, जैसे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपसे कई बार ये डायरेक्टली डेफिनेशन इनकी पूछी जाती है कि व्हाट इज म्यूटेशन, व्हाट इज जीन फ्लो, व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट।
तो सबसे पहले हम जीन फ्लो की बात करते हैं। देखो, एक जो जीन होती है ना, एक जो जीन होती है बायोलॉजिकल टर्म्स में हम उसको कैपिटल लेटर्स में या स्मॉल लेटर्स में डिनोट कर सकते हैं और वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बताना है कि इस पर्सन की जो हाइट है वो कोई ना कोई हाइट होगी और इस हाइट के लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगी, तो मैंने उसकी जीन ले ली है, टी से मैंने उसको डिनोट कर दिया, वो हमेशा पेयर्स में होती है। उस पेयर में जो एक उसका पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एलील। ठीक है, एक इतनी सी चीज आपने याद रखनी है। दूसरी बात, जो जीन फ्लो है, जीन फ्लो का मतलब है कि मान लो ये एक कोई जगह थी ए और ये कोई जगह है बी। ठीक है, इसके अंदर कोई ना कोई ऑर्गेनिजम्स रह रहे थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डार्क स्किन वाले लोग रह रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे फेयर स्किन वाले लोग रह रहे थे, तो इनकी जीन्स भी उसी हिसाब से होगी। ठीक है, इनके अंदर डार्क वाली जीन होगी और इनके अंदर फेयर वाली जीन होगी। जीन फ्लो का मतलब है कि यहां से कुछ ना कुछ जो लोग हैं वो यहां से मूव करके दूसरी जगह पर मूव कर गए। ठीक है, क्या हुआ, यहां पर उनकी इमिग्रेशन हो गई और यहां से वो ई माइग्रेट कर गए, यहां से वो दूसरी जगह चले गए। अब जब ये दूसरी जगह गए तो उस टाइम पे उन लोगों के साथ इंटरैक्ट करेंगे और अल्टीमेटली अगर इनकी प्रोजेनी आगे बढ़ती है या फिर इनमें किसी की अगर मेटिंग वगैरह होती है तो आगे जो प्रोजेनी आएगी तो उसके अंदर जो फीचर्स आएंगे वो एक डार्क स्किन वाले के भी आएंगे, एक फेयर स्किन वाले के भी आएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल बताती हूँ कि अगर किसी एक डार्क पर्सन वाले पर्सन ने जिसकी डार्क स्किन है उसने एक फेयर वाले पर्सन के साथ शादी करी और उसकी जो प्रोजेनी है या तो वो डार्क हो सकती है या वो फेयर हो सकती है, तो दैट मीन्स इस पर्सन के अंदर इसके भी कैरेक्टर्स हैं और इसके भी कैरेक्टर्स हैं, या फिर इन दोनों के कैरेक्टर्स हो सकते हैं। इस हिसाब से जो जीन्स हैं वो यहां से एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर गई हैं, तो ऐसी चीज को हम जीन फ्लो कहते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक जगह थी, उसके अंदर यहाँ पर हरे वाली बीटल्स रह रही हैं और ब्राउन वाली बीटल्स रह रही हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी नेचुरल हैजार्ड आ गया, जैसे कि किसी पर्सन ने इसके ऊपर पैर रख दिया और इस जगह के अंदर जो हरे वाली बीटल्स थी वो मर गई। तो अल्टीमेटली जो यहाँ पर बची बीटल्स वो एक दूसरे के साथ मेटिंग करेंगी और उससे ही नेक्स्ट जनरेशन आएगा। लेकिन अगर इस हरे वाली बीटल के पास कोई भी मेटिंग के लिए पर्सन नहीं है तो आगे प्रोजेनी इसके हरी वाली नहीं आएगी। ठीक है, तो दैट मीन्स इस जगह के अंदर ज्यादा पॉपुलेशन किसकी हो जाएगी, जो ब्राउन वाली बीटल्स हैं उनकी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी। दैट मीन्स जो इनके जीन्स हैं वो ड्रिफ्ट कर गए हैं। मतलब पहले यहां पर मान लो अगर हरे वाली ज्यादा पॉपुलेशन थी, लेकिन अब यहां पर किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, गोल्डन वाले की पॉपुलेशन ज्यादा है, गोल्डन या ब्राउन जो भी आप कह लो इसको। ठीक है, तो दैट मीन्स इनके जो जीन्स हैं एक नेचुरल हैजार्ड आने की वजह से इनके जीन्स ड्रिफ्ट कर गए हैं, तो ऐसी चीज को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। म्यूटेशन का मतलब यही होता है कि जो भी एक पर्सन है उसके अंदर जो वो प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहा है उसके अंदर जो भी वेरिएशंस आएंगी और उस वेरिएशंस की वजह से जो भी नए नए एलील्स बनेंगे तो उस चीज को हम कहते हैं म्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने डार्क स्किन और फेयर स्किन वाले के बीच में बताया था कि मान लो जो डार्क स्किन वाला पर्सन था उसकी जो जीन्स थी वो कैपिटल डी और कैपिटल डी थी, ऐसे ही जो फेयर स्किन वाला था उसकी जीन्स थी स्मॉल डी एंड स्मॉल डी। तो यहां पर अगर जो भी प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई है तो अगर उसमें दोनों की एक एक एलील आ जाए और उसकी जो जीन है वो बन जाए कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, दैट मीन्स इसके अंदर वेरिएशंस आ गई हैं। ठीक है, तो इसकी जो स्किन कलर होगा इन दोनों के मिडवे होगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी म्यूटेशन। ऐसे ही सेक्सुअल सिलेक्शन, सेक्सुअल सिलेक्शन का मतलब होता है कि अगर दो ऑर्गेनिज्म हैं और वो सेक्सुअली हेल्दी हैं, उनको कोई भी ऐसी डिजीज नहीं है, तो उनसे जो भी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी वो एक तरह से सेक्सुअली फिट हो गई और वो आगे जब भी अपनी नई प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगी तो एक तरह से उसकी प्रोजेनी भी सुपीरियर होगी। तो यहाँ पर हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि अपने सेक्सुअल कैरेक्टर्स में या फिर उनको कोई डिजीज नहीं है एक तरह से, या फिर वो एक हर एक चीज में वो सुपीरियर है। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब वही होता है कि नेचर ने आपको सिलेक्ट करने का एक तरह से चांस दे दिया, जैसे कि अभी मैंने खाने की बात करी थी, है ना, डार्विन की थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर ही बेस्ड है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की। देखो, हमारे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, कोई एनिमल्स है, कोई प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, फ्रॉग्स हैं, फिशेस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी है।
अब इतनी सारी डाइवर्सिटी, अब मुझे कैसे पता कि वो बर्ड है? किसी ना किसी ने तो उसका नाम रखा होगा ना। मुझे कैसे पता कि मैं ह्यूमन हूं, है ना? तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें डाइवर्सिटी है एक तरह से। अब उस डाइवर्सिटी को अलग अलग जगह क्लासिफाई करने के लिए कि ये ह्यूमन की कैटेगरी में आएगा, ये प्लांट की कैटेगरी में आएगा, तो ये चीज़ों के लिए साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे कार्ल लिनियस, जिसने कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। वो कहते हैं कि हमारे वर्ल्ड के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी भी डाइवर्सिटी हैं, मैं उसको 2 किंगडम्स में डिवाइड कर देता हूँ, या तो वो प्लांट है या फिर वो एनिमल्स हैं। अब जैसे अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स के अंदर जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है? अगर बैक्टीरिया है, अगर मैं उसको भी एनिमल कंसीडर कर लूं, वैसे वो एनिमल नहीं होता है, आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूं, तो बैक्टीरिया को भी उन्होंने एनिमल के अंदर डाल दिया। और जो जैसे जितने भी ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट जैसे दिखते हैं लेकिन होते वो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको उन्होंने प्लांट की कैटेगरी में डाल दिया। दैट मीन्स उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। किसने? कार्ल लिनियस ने। आपसे ये पूछा जाता है कई बार कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी, और वो 2 किंगडम्स क्या क्या थे? प्लांटी था और एनिमेलिया था। जितने भी हमारे आसपास डाइवर्सिटी है, आधों को प्लांट्स बोल दिया, आधों को एनिमल्स बोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। एक बार देख लेते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर उन्होंने कौन कौन से किंगडम दिए। तो पहली बात तो आपको 5 के 5 किंगडम्स याद रखने हैं। कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इन्होंने 5 किंगडम के अंदर डाइवर्सिटी को डिवाइड कर दिया। देखो, हम इन डाइवर्सिटी को डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक तरह से उन ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने के लिए, सिंप्लिसिटी बनाने के लिए कि अच्छा ये ऑर्गेनिज्म प्लांट की कैटेगरी में आता है, दैट मीन्स इसके अंदर खाना बनाने की कैपेसिटी रहेगी, ठीक है। तो एक तरह से हमारी डाइवर्सिटी को सिंप्लीफाई करने के लिए उनको अलग अलग नेम से या फिर किंगडम्स के अंदर डाल दिया। अब एक बार देख लेते हैं कि ये सारे जो किंगडम्स है ये किस चीज से रिलेटेड हैं। जो मोनेरा है उसके अंदर ऐसे सेल्स हैं जो कि प्रोकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक मैंने आपको समझाया था, ऐसे सेल्स जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। दूसरी तरफ जितने भी यहाँ पे बाकी के किंगडम्स हैं उन सब के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स थे। दैट मीन्स ये जो एनिमल्स के अंदर सेल्स हैं वो कौन से सेल्स हैं? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का मतलब ये होता है कि इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है और इनके अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज वगैरह हैं वो वेल डिफाइंड है। हर एक का काम जो है सेल के अंदर वो डिवाइड किया हुआ है, ये मैंने आपको सेल वाले चैप्टर में बताया था, ठीक है। अब जो यूकैरियोटिक है उसके अंदर भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिसेलुलर हैं और बाकी के मल्टी सेलुलर हैं। दैट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल की तरह ही बिहेव कर रहे हैं और वो सिंगल सेल यूकैरियोटिक है, उसको उन्होंने डाल दिया प्रोटिस्टा में, ठीक है। लेकिन जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे उसको उन्होंने डाल दिया मोनेरा में, ठीक है। अगर मैं फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया की बात करूं तो यहां पर तीनों ही मल्टी सेलुलर हैं। दैट मीन्स ये बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने हैं। जैसे मेरी स्किन के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। ऐसे ही प्लांट जो होता है उसके अंदर भी बहुत अलग अलग सेल्स होती हैं। फंजाई भी मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है। अब आगे हमें कैसे पता चला कि ये सारे तो मल्टी सेलुलर भी हैं, यूकैरियोटिक हैं, फिर भी हमने उनको अलग अलग किंगडम्स में क्यों रखा? देखो, जो प्लांटी है वो तो हो गया फोटोट्रॉफिक। फोटोट्रॉफिक का मतलब है ऑटोट्रॉफिक, या फिर फोटोट्रॉफिक का मतलब है कि वो खुद ब खुद अपना खाना बना सकता है। लेकिन एनिमल्स और जो फंजाई है वो खुद ब खुद अपना खाना नहीं बना सकते, तो इसीलिए यहां पर प्लांट किंगडम तो हो गया अलग। दूसरी बात, जो फंजाई है वो भी औरों के ऊपर डिपेंडेंट है खाने के लिए और एनिमल्स भी औरों के ऊपर डिपेंडेंट है, फिर भी हमने इसको अलग अलग कैटेगरीज में क्यों डाला? क्योंकि यहां पे उनका जो डाइजेशन का मोड है वो अलग है, ठीक है। जो फंजाई होती है वो एक तरह से पैरासिटिक इन नेचर होती है, ठीक है, किसी के ऊपर रहती है। लेकिन जो एनिमल्स हैं उनके अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको पहले भी बताया था। इसका मतलब होता है इसके अंदर 5 प्रोसेसेस होती हैं, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। ये मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में कवर करवाया था। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि हमारे वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, पहले उसमें से मैंने प्रोकैरियोटिक को अलग छांट लिया और उसमें से भी जो सिंगल सेल्ड थे उनको अलग छांट के मोनेरा के अंदर डाल दिया। प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी यूनिसेलुलर थे, सिंगल सेल वाले थे, लेकिन उनके जो सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह वो डेवलप्ड थे,
उन सारे ऑर्गेनिजम्स को मैंने प्रोटिस्टा में डाल दिया, ठीक है। जैसे मोनेरा के अंदर आपका आएगा बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जो प्रोटिस्टा है उसके अंदर मैं ले लेती हूं प्लाज्मोडियम, जो प्लाज्मोडियम है आपका मलेरिया कॉज करता है, वो ऑर्गेनिज्म इस प्रोटिस्टा के अंदर आएगा। उसकी जो सेल होती है यूकैरियोटिक होती है, उसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ऐसे ही गोल्जी एपरेटिस, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है यूकैरियोटिक थे, मल्टीसेलुलर थे, हीटरोट्रॉफिक थे और एक तरह से पैरासिटिक इन नेचर थे, तो उसको मैंने डाल दिया फंजाई की कैटेगरी में। प्लांटी अलग एक कैटेगरी बन गई जिसके अंदर ये सारी फीचर्स थे, लेकिन ये अपना खाना खुद बना सकते थे, इसलिए वो बन गए प्लांट्स। और एनिमल्स के ये अलग से फीचर हो गए। तो आपसे इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ एनिमल्स, जो ह्यूमंस है, एक तरह से ह्यूमंस भी एनिमल किंगडम के अंदर ही आते हैं, तो जो ह्यूमंस है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वो कितने सेल से बने हैं, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक, ठीक है। उनका कौन सा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो होलोजोइक। तो ये सारी चीजें एक तरह से आपने याद रखनी है। अब RH विटेकर क्लासिफिकेशन के बाद हम बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हायरार्की ऑफ अ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या। फॉर एग्जांपल, ये बहुत सारी डाइवर्सिटी है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी हैं, फंजाई है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है। अब उसके अंदर भी ये हमने उसको किंगडम में क्लासीफाई कर दिया। अब किंगडम के अंदर भी हम उसको अलग अलग चीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। आपने बस ये एक सीरीज याद रखनी है कि किंगडम के अंडर फाइलम आते हैं, फाइलम के अंडर अलग अलग क्लासेस आती हैं, क्लासेस के अंडर अलग अलग ऑर्डर्स आते हैं, फिर फैमिली आती है, फिर जीनस आता है और फिर अलग अलग स्पीशीज आती हैं। दैट मीन्स एक जो पेंथेरा जीनस है उसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप ऑफ स्पीशीज आ सकती हैं। जैसे अगर मैं किंगडम की बात करूं तो एनिमेलिया किंगडम के अंदर अलग अलग फाइलम है। जैसे एक नॉन कॉर्डेटा हो गया, एक कॉर्डेटा हो गया। कॉर्डेटा में जिनके वर्टिब्रल कॉलम होती है उसको हम कॉर्डेटा में कंसीडर कर लेते हैं, फिलहाल के लिए आप ऐसे ही जान लो। उस कॉर्डेटा के अंदर अलग अलग क्लासेस होती हैं, जैसे फिशेज हो गया, एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, मैमल्स हो गया। अब उस क्लास के अंदर भी अलग अलग ऑर्डर्स आते हैं। आगे हम फिशेस को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं, ऑस्टिकथीज, कॉन्ड्रिकथीज, है ना, ऐसे ऐसे अलग डिवाइड कर रहे हैं। आपको इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपने इस हायरार्की को याद रखना है कि अगर मैंने किसी एनिमल की डाइवर्सिफिकेशन करनी है या फिर अगर मैंने उसको क्लासीफाई करना है, पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि वो कौन से किंगडम में आता है, उस किंगडम के अंदर किस फाइलम में आता है, उस फाइलम के बाद किस क्लास में फॉल करता है। एक तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये एड्रेस है, ठीक है। जैसे हम ह्यूमंस की बात करते हैं ना कि वो कौन सी कंट्री में रहता है, उस कंट्री में कौन सी स्टेट में रहता है, स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहता है, फिर उसका घर कहाँ पे है और उसका हाउस नंबर क्या है। ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक तरह से जब हम क्लासीफाई करते हैं तो उसका ये एक एड्रेस है, ठीक है। इस चीज से हम उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पता लगा सकते हैं। अब उस ऑर्गेनिज्म का अगर मैंने नाम रखना है तो उसके अलग अलग सिस्टम पे बेस्ड है। एक सिस्टम जो आपका बहुत ज्यादा कॉमन है, दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब ये है कि उसका ऐसा नाम होगा जिसके अंदर दो वर्ड्स आएंगे, ठीक है। अब इस वर्ड्स के अंदर सबसे पहले अलग अलग रूल्स होते हैं। पहली बात तो कि जो भी एनिमल का नाम अगर हम कोई साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो वो इटैलिक्स में ही होना चाहिए, ठीक है। सेकंड ये है कि इसके अंदर दो नेम्स आएंगे, जो पहला नेम होगा वो जीनस होगा उसकी, और जो सेकंड नेम होगा वो उसकी स्पीशीज होगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये हायरार्कियल क्लासिफिकेशन, इस जीनस के अंदर और अलग अलग स्पीशीज होती हैं, ठीक है। तो वो कौन सी जीनस से बिलोंग करता है और उसके अंडर भी वो किस स्पीशीज का है एक तरह से। तो यहां पर फर्स्ट नेम जीनस होता है, सेकंड नेम स्पीशीज होता है। जीनस का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल होगा और स्पीशीज का फर्स्ट वर्ड हमेशा स्मॉल होगा। ये इनके नेमिंग के हिसाब से कुछ ना कुछ रूल्स बनाए हुए हैं कि अगर मैंने किसी ऑर्गेनिज्म का अगर नाम रखना है तो पहले उसका जीनस आएगा, उसका फर्स्ट कैपिटल वर्ड जो है वो कैपिटल होगा, देन इज उसकी स्पीशीज आएगी और उसका फर्स्ट वर्ड जो होगा वो स्मॉल लेटर्स में होगा, और अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा नाम इटैलिक्स में लिखा जाएगा। जैसे हमारा जो टाइगर है उसको हम कहते हैं पैंथेरा टिग्रिस। ऐसे ही जो मैंगो है उसका साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। और इंडिका में यहाँ पर ऐसे आएगा ये नाम, जिसमें एम कैपिटल है, आई स्मॉल होगा, और ये पूरा का पूरा इटैलिक्स में लिखा जाएगा। तो ये कुछ नॉमेनक्लेचर्स हैं। अब हम
अलग अलग किंगडम्स की बात करी तो यहाँ पर हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट किंगडम है दैट इज एनिमेलिया एंड प्लांटी। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने आपको बताया जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सबसे पहली बात तो वो यूकैरियोटिक होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात वो मल्टी सेलुलर होनी चाहिए। इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी इस किंगडम को अलग अलग फाइलम्स में डिवाइड किया है। तो वो किस बेस पे किया है? क्या उस एनिमल का सेलुलर लेवल है, दैट मीन्स उसके अंदर जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो सिर्फ एक सेल की तरह एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वो सारे सेल्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर टिश्यू नहीं बनाते या फिर ऑर्गन नहीं बनाते या फिर पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम नहीं बना रहे हैं, तो उसको हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आगे क्लासीफाई कर सकते हैं। जो पॉरीफेरा है, बेसिकली पॉरीफेरा एक एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम है जो कि सेलुलर लेवल पे काम करता है। उसके अंदर अलग अलग सेल्स होती हैं, उसमें कोई टिश्यू नहीं होता, वो सेल ही अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। आपको इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि जैसे सेलुलर लेवल पे कोई ऑर्गेनिज्म काम कर रहा है, उसके बाद सेल इकट्ठे मिलकर टिश्यू बनाते हैं, तो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यू बन जाते हैं। ऐसे ही टिश्यू इकट्ठे मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, तो उसके अंदर बाकी के जितने भी फाइलम्स हैं एनिमल किंगडम के वो इसके अंदर आते हैं। देन इज अब जिनके ऑर्गन्स हैं उनकी सिमेट्री के हिसाब से हमने उसको क्लासीफाई किया है। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसको मैं एक प्लेन से काटूं और वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है, उसको हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। और अगर मैं इसको किसी भी प्लेन से काटूं तो वो दो इक्वल हाफ्स में ही डिवाइड होगा, उसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। ऐसे कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हर जगह से देखने में सेम ही होते हैं, तो उनको किसी भी प्लेन से काटो वो दो इक्वल हाफ्स में ही डिवाइड होंगे और वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं एक तरह से। तो इसके अंदर दो फाइलम्स आते हैं। ऐसे ही बाकी के जो फाइलम्स हैं उनके अंदर भी अलग अलग क्लासिफिकेशन करी गई है, जैसे उनकी बॉडी कैविटी है कि नहीं। बॉडी कैविटी का मतलब होता है जो हमारी गट है और जो हमारी बॉडी वॉल है उसके बीच में एक कैविटी होती है। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो हमारी जो बॉडी कैविटी है उसके अंदर हमारे ऑर्गन्स लाई करते हैं। हमारा जो गट है बेसिकली माउथ से एनस तक जाता है। देन इज हमारी जो बॉडी वॉल है वो बाहर वाली बॉडी वॉल होगी एक तरह से, और उस बॉडी वॉल और गट के बीच में जितने भी कैविटी है जिसके अंदर हमारे ऑर्गन सिस्टम लाई करते हैं उसको हम बॉडी कैविटी कहते हैं। तो उसके बेस पे भी आगे आगे एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है। अब सीधा हम अपने पे आते हैं। एनिमल किंगडम के अंदर हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। दैट मीन्स हमारे अंदर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स हैं और वो ऑर्गन के अंदर भी हमारी जो बॉडी है बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। दैट मीन्स अगर मैं अपनी बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना चाहूं तो मैं सिर्फ एक ही प्लेन से काट सकती हूं अपनी बॉडी को। तो दैट मीन्स हम बाइलेटरल सिमेट्री में आते हैं। उसके अंदर भी हम ट्रू सिलोमेट्स हैं, मतलब जो हमारी बॉडी कैविटी है वो एक तरह से ट्रू कैविटी है। ट्रू कैविटी का मतलब ये होता है कि वो दोनों तरफ से मीजोडर्म से लाइन होनी चाहिए। आपको इसकी डिटेल में नहीं जाना है, बस ये जाना है कि हम ट्रू सिलोमेट्स होते हैं। उसके अंदर भी जो कॉर्डेटा है, फाइलम कॉर्डेटा, उसके अंदर हम लाई करते हैं। अब एक बार कॉर्डेटा के बारे में देख लेते हैं। देखो, जो कॉर्डेटा है वो फर्दर आगे सब फाइलम्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। कॉर्डेटा वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है। इसके अंदर अलग अलग फाइलम्स हैं जो कि यहाँ से एवोल्यूशन हो रही थी और अल्टीमेटली जिनके वर्टिब्रल कॉलम बन गई वो एक तरह से वर्टिब्रेटा में आ गए। तो कॉर्डेटा के अंदर भी हम अपने आप को वर्टिब्रेटा में कंसीडर कर लेते हैं। अब इसके आगे दो और डिवीजन है जिसमें एक गनैथा हो गया, गनैथोस्टोमेटा हो गया। गनैथोस्टोमेटा का मतलब ये होता है कि जिनके ऐसे एनिमल्स जिनके जॉज प्रेजेंट हो, ठीक है। तो हमारे जॉज प्रेजेंट होते हैं तो हम गनैथोस्टोमेटा डिवीजन के अंदर आते हैं। उसके अंदर भी अलग अलग क्लासेस होती हैं, जैसे मैंने बताया ना, किंगडम के बाद फाइलम कॉर्डेटा हो गया। देन इज अब आगे इसकी अलग अलग क्लासेस आ गई, जैसे कि पहले सुपर क्लास है, जैसे कि पाइसिस हो गया। जितनी भी फिशेस वगैरह हैं वो सारी पाइसिस क्लास में आती हैं, सुपर क्लास में आती हैं। देन इज टेट्रोपोडा। टेट्रोपोडा ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके लिम्ब्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि आर्म्स और लेग्स प्रेजेंट हैं। लेकिन जो भी पाइसिस हैं उनके लिम्ब्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनके फिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे स्विमिंग वगैरह के लिए फिशेस के फिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसके अंदर भी हम कौन सी क्लास में लाई करते हैं? टेट्रोपोडा मतलब हमारे लिम्ब्स हैं, गनैथोस्टोमेटा मतलब हमारे जॉ है, वर्टिब्रेटा मतलब हमारे वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट है। देन इस उसके अंदर चार क्लासेस हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमेलिया।
एम्फीबिया का मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो लैंड और पानी दोनों में रह सकते हैं। रेप्टाइल्स वो होते हैं जो एक तरह से एवोल्यूशन करके एम्फीबियंस के बाद बने हैं और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं। देन इज एव्स जो हवा में उड़ने वाली बर्ड्स हैं, उस ये आ जाती हैं इस क्लास के अंदर। और अल्टीमेटली मैमल्स, इस मैमल्स के अंदर हम लाई करते हैं, दैट मीन्स इसके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप्ड हैं। मेमोरी ग्लैंड्स मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ऐसी मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूस करती हैं और अपने आगे प्रोजेनिस को फीड कर सकती हैं। ठीक है, वो मैमल्स क्लास में आते हैं। तो आपने बस इसमें इतना याद रखना है कि हम एनिमल किंगडम के अंडर कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं। जैसे हमारे हमारे पास जॉज होते हैं, लिम्स होते हैं और मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। बस इतनी चीजें आपने याद रखनी है। देन इज ऐसे ही अगर मैं प्लांट किंगडम को अलग अलग डिविजन्स में क्लासीफाई करूं तो मैं उसको ऐसे कह सकती हूं कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जो नॉन वेस्क्यूलर हैं। वेस्क्यूलर का मतलब, जब मैंने आपको टिश्यूज पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको वेस्क्यूलर बंडल्स पढ़ाया था। वेस्क्यूलर बंडल्स क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम। इसका मतलब इस प्लांट के अंदर कुछ ऐसी कंडक्टिंग ट्यूब्स हैं जहां से पानी इधर से उधर जा सकता है या फिर खाना एक लीफ से अलग अलग सेल्स तक पहुंच सकता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं वेस्क्यूलर प्लांट्स, जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट हो। जिनके अंदर नहीं प्रेजेंट होगा उनको हम नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स बोलेंगे। ठीक है, दैट मीन्स ये छोटे छोटे प्लांट्स हो गए जिनके अंदर ऐसी कंडक्टिंग ट्यूब नहीं है, तो इसीलिए इतनी ऊपर तक पानी ये नहीं ले जा सकते। तो इसलिए एक तरह से जितने भी शॉर्ट प्लांट्स हैं वो इस कैटेगरी के अंडर आ जाते हैं। इसको हम ब्रायोफाइट्स भी कहते हैं। देन इज वेस्क्यूलर प्लांट्स के अंदर अलग अलग फर्दर डिविजन्स होती हैं, जैसे कि एक हो गई टेरिडोफाइट। अब ऐसे प्लांट्स जिनके वेस्क्यूलर बंडल्स तो प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स ये लंबे लंबे प्लांट हो सकते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि इनके अंदर ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट है जो कि पानी को सॉयल से टॉप ऑफ द एपेक्स तक ले जा सकते हैं। अगर मैं टेरिडोफाइट की बात करूं तो ऐसे वेस्क्यूलर प्लांट्स हैं जिनके पास स्पोर्स होते हैं। देखो, प्लांट्स की भी अलग अलग कैटेगरी होती है कि जैसे किसी प्लांट्स के सीड्स होते हैं जिससे नई प्रोजेनी आती है, कई प्लांट्स के स्पोर्स होते हैं जिसकी वजह से नए प्लांट्स बनते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जिनके स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं वो उनको टेरिडोफाइट्स कहते हैं। उनकी अलग अलग ऐसे ही क्लासेस हैं। देन इज आपने बस इतना थोड़ा बहुत ऐसे याद रखना है कि प्लांट किंगडम के अंदर ब्रायोफाइट्स होते हैं, देन इज टेरिडोफाइट्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स हैं, टेरिडोफाइट वेस्क्यूलर हैं और स्पोर प्रोड्यूसिंग है, मतलब कि नई प्रोजेनी ये स्पोर्स से बनाते हैं। ओके, तो इसके अंदर भी कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड्स बनता है। अब जिनके सीड्स बनता है, हो सकता है वो सीड एक फ्लावर के अंदर कवर्ड हो। दैट मीन्स एक जो फ्लावर होता है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और वहां पर जब फर्टिलाइजेशन होती है और अल्टीमेटली वो एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है तो उस फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं। वो सीड्स जब हम कोई फ्रूट खाते हैं तो सीड्स कहीं फेंक देते हैं और वहां से वो सीड एक पूरा का पूरा नया प्लांट बना देता है। ठीक है, अब इसके अंदर भी दो कैटेगरीज हैं कि उसके अंदर सीड जो है वो नेकेड है, दैट मीन्स ऐसे देखने में दिख रहे हैं, या फिर वो फ्लावर्स के अंदर एक तरह से हिडन है। ठीक है, तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, दैट मीन्स ऐसे फ्लावर्स जिनके नेकेड सीड्स होते हैं, ऐसे सीड्स जो बाहर से ही एक तरह से दिख रहे हैं, उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर उनको हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, दैट मीन्स उनके जो सीड्स हैं एक तरह से फ्लावर के अंदर कवर्ड होते हैं। ऐसे फ्लावर के अंदर कवर्ड नहीं होते, जब फ्रूट बनता है तभी फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं, पर आपने इतनी चीज याद रखनी है। अब जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके जो सीड्स हैं वो किस तरह के सीड्स हैं? एक होता है मोनोकॉट सीड और एक होता है डाइकॉट सीड। आपने कभी एक चना देखा होगा तो उसके अंदर ऐसे दो पीसेस हो जाते हैं उसके, ऐसे सीड्स को हम डाइकॉट कहते हैं। लेकिन कई ऐसे सीड्स होते हैं जो एक सिंगल सीड होता है और उसी के अंदर एक तरह से पूरा का पूरा प्लांट उसमें से आ जाता है। तो ऐसे हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। आपने इसमें याद क्या रखना है कि प्लांट किंगडम के अंदर नॉन वेस्कुलर होते हैं, वेस्कुलर होते हैं। दैट मीन्स ऐसे प्लांट्स जो कि पानी को कंडक्ट कर सके उनके अंदर उनको वेस्कुलर प्लांट बोलेंगे। नॉन वेस्कुलर को हम ब्रायोफाइट कहते हैं। वेस्कुलर प्लांट के अंदर भी टेरिडोफाइट्स होते हैं। टेरिडोफाइट्स स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं। देन इज सीड प्रोड्यूसिंग के अंदर दो कैटेगरीज होती हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में सीड एज इट इज दिखते हैं, एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स होते हैं। उनके अब फ्लावर्स बन रहे हैं और उनके अंदर भी जो सीड्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो सिंगल सीड्स हो सकते हैं या फिर वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, जिसको हम मोनोकॉट और डाइकॉट रिस्पेक्टिवली कहते हैं।
आपने बस इतनी चीज़ को ध्यान रखना है। तो इन सारी चीज़ों को रिवाइज़ करते रहो और अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, एग्ज़ाम क्लियर करो। गुड लक फॉर यू एंड थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।